अचानक बर्फ का एक तेज तूफान सा आ गया और आरुषि उस बर्फीली तूफान में पूरी तरह से जा गिरी थी। वह बर्फ के नीचे जा चुकी थी। नीचे पानी था, ऊपर से पूरी तरह से बर्फ की परतें जम गई थी। आरुषि भी उसमें जम सी गई थी। लक्ष्य दौड़ते हुए फौरन से उस बर्फ को तोड़ा और आरुषि को अपनी बाहों में उठाया। वह ठंड की वजह से पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। वह उसको कमरे में लेकर के आया और उसे गर्मी देने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार थी क्योंकि उसे हद से ज़्यादा ठंड लग चुकी थी। ठंड से पूरे चेहरे काले पड़ गए थे। उस होटल में कोई लेडीज़ भी नहीं थी ताकि उसे कहकर के उसके कपड़े चेंज करवा सके। वह मजबूरन लाइट ऑफ करके अंदाजे से ही उसके कपड़े चेंज किया और उसे पूरी तरह से गर्मी देने की कोशिश करने लगा। उसके हाथ और पैर को रब कर रहा था, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। अब लक्ष्य बिना कुछ देरी किए ही आरुषि को अपने सीने से लगा लिया क्योंकि इस वक्त उसे इस लड़की की जान बचाना बहुत ज़रूरी था। अब लक्ष्य बिना कोई देरी किए ही आरुषि को अपने सीने से लगा लिया क्योंकि इस वक्त उसे इस लड़की की जान बचाना बहुत ज़रूरी लगा। और कुछ ही देर में वह बहकने लगा। हर चीज़ बर्फ़ से ढक चुकी थी। ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि कमरे में लगा हीटर भी कोई काम का न रहा। इस समय लक्ष्य न जाने कितने गर्म कपड़े पहना हुआ था और खुद के ऊपर ब्लैंकेट भी लपेटे हुए था। खिड़की के पास में चेयर पर बैठा बाहर का सन्नाटा और गिरते हुए बर्फ उसके मन को और भी बेचैन कर रहे थे। वह खुद को पूरी तरह से मुसीबत में फंसा चुका था। फ़ोन की नेटवर्क भी पूरी तरह से बंद हो चुके थे। वह अपने ऑफिस के जॉब के काम के सिलसिले से स्विट्ज़रलैंड आया था। यहाँ एक बिल्डिंग का नक्शा तैयार करने के लिए आया था। उसका इरादा था कि अपनी मौजूदगी में ही काम शुरू करवाए क्योंकि इस प्रोजेक्ट के लिए उसका बॉस नहीं आया था और सारी जिम्मेदारी उसी के कंधे पर थी क्योंकि उसका बॉस जानता था कि लक्ष्य बहुत अच्छे से वह काम करेगा क्योंकि वह तो उसका बॉस नहीं बल्कि वह दोस्त था और वह दोनों पार्टनरशिप पर अपनी कंपनी चलाया करते थे। उसके दोस्त अमर की पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था। इसी वजह से लक्ष्य बोला मैं ही चला जाता हूँ, तुम भाभी जी का ख्याल रखना। लक्ष्य अपने दोस्त की बात समझा और खुद ही आ गया। वह अपने हिस्से का काम तो पूरा कर चुका था, लेकिन अब उसे वापस लौटना था। बर्फबारी ने जैसे सारे रास्ते ही बंद कर दिए थे। बाहर निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। पूरे रास्ते बर्फ़ की वजह से ब्लॉक हो चुके थे। रात के 1 बज रहे थे, लेकिन उसकी आंखों में नींद कहीं भी नहीं थी। पूरे 24 घंटे हो चुके थे, मगर वह अपने घर पर किसी से भी बात नहीं कर पा रहा था क्योंकि फ़ोन का नेटवर्क पूरी तरह से जैम हो गए थे। इस भयंकर बर्फबारी में हर कोई कहीं न कहीं फंसा हुआ था। अब उसके दिमाग में बस यही सवाल घूम रहा था कि क्या करें, अपने घर पर कैसे बताए कि वह सही है। मगर इस वक्त वह स्विट्ज़रलैंड में बर्फबारी हो रही है, इस वजह से वह फंस चुका है। तभी अचानक से होटल के उसके कमरे के दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। लक्ष्य चौंक गया। इतनी रात को आखिर कौन आ सकता है। रात के 2 बज रहे थे। थोड़ा झिझक और परेशानी के साथ उसने दरवाज़ा खोला। सामने एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी और उसके हाथ में एक महंगा बैग भी था। वह बुरी तरह से कांप रही थी और वह परेशान भी लग रही थी। उसने घबराते हुए आवाज़ में कहा, देखिए सर, मैं इस बर्फ़बारी में बुरी तरह से फंस गई हूँ। मेरी गाड़ी बर्फ़ में पूरी तरह से जैम हो चुका है। बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाकर यहाँ आई हूँ। मैं यहाँ बगल के ही शहर से हूँ। मैं इस होटल में आई थी। मुझे नहीं पता था कि इतना बर्फ़बारी होगा और मैं फंस जाऊंगी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे किसी भी होटल में कमरा नहीं मिल रहा है और बाकी जितने भी होटल्स हैं काफ़ी दूर दूर हैं, जिससे कि मैं जा नहीं सकती। इस होटल में भी कोई कमरा खाली नहीं है। लक्ष्य एक पल के लिए तो यह सुनकर के चुप हो गया। फिर भारी आवाज़ में वह बोली,
मैं तो ठहरी लड़की, प्लीज़ मैं आपको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगी, मुझे सिर्फ सोफ़े पर जगह दे दीजिएगा। बस इस बर्फ़बारी से मुझे बचा लीजिए, वरना मैं मर जाऊँगी। मुझे ठंड काफ़ी ज़्यादा लगती है। बस यह रात गुजर जाए, मैं खुद यहाँ से चली जाऊँगी। और अगर आप नहीं अपने कमरे में जगह दे सकते हैं तो भी कोई बात नहीं है, मैं इस सर्दी में बाहर ही। इतना कहकर के वह चुप हो गई। उसकी आंखों में बेबसी साफ झलक रही थी। लक्ष्य सोच में पड़ गया कि आखिर यह लड़की कौन हो सकती है, कहीं कोई गलत कामों में मुझे फंसाने तो नहीं आई है। मुझे डर भी बहुत ज़्यादा है, इस शहर में बहुत अनजान है। लक्ष्य कहने लगा, तो फिर आपको दूसरा भी कमरा खटखटाना चाहिए, उसमें भी तो कोई लेडीज होंगी ना, उनके साथ भी आप रात गुजार सकती हैं। यह सुनकर के वह लड़की कहने लगी, नहीं सर, मैं सबके कमरे चेक कर ली, उसमें सारे कपल्स ही हैं और मैं ऐसे किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। लेकिन जब आपके दरवाज़ा खोला तो मुझे समझ में आ गया कि सिर्फ आप ही हैं, इसीलिए मैं यह बात आपसे कह रही हूँ। आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं अच्छे घराने की लड़की हूँ। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि मैं भी एक बिजनेस के सिलसिले में ही यहाँ आई थी और काफ़ी देर हो गई। मैं कोई भगौड़ी लड़की या फिर कोई गलत कामों को करने वाली लड़की नहीं हूँ। लक्ष्य इतना सुनकर हैरान हो गया। इसे कैसे पता चला कि मैं अपने दिमाग में क्या सोच रहा हूँ? देखता हूँ शायद यह सही ही बोल रही हो, और अगर मैं इसके वजह से मैं इस लड़की की मदद नहीं करूँगा तो फिर कहीं कुछ हो जाएगा तो पूरी गलती मेरी ही होगी। तभी वह लड़की फिर से बोली, प्लीज़ सर, रिक्वेस्ट कर रही हूँ, बाहर बहुत ठंड लग रही है, मैं मर जाऊँगी ठंड से। लक्ष्य की नज़र उस लड़की पर टिक गई थी। उसका मासूम सा चेहरा ठंड की वजह से नीला पड़ रहा था। वह भी दिखने में 24 या 25 साल की होगी, और फिर उसकी रंगत ठंड की वजह से बदलते जा रही थी। यह देखकर लक्ष्य ने तुरंत बिना वक्त गवाए ही बोला, ठीक है, आप अंदर आ जाइए और आप आराम से बेड पर सो सकती हैं। मैं आपके लिए गद्दे और निकाल लेता हूँ। यह होटल स्विट्ज़रलैंड का बहुत ही शानदार होटल था, जिसमें फैसिलिटी बहुत ज़्यादा थी, जिस वजह से पहनने ओढ़ने को हर चीज़ एक्स्ट्रा अवेलेबल थे। आखिर क्यों ना हो, वह स्विट्ज़रलैंड था और 7 स्टार होटल तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव और लग्जरी तो होगा ही। लक्ष्य तुरंत वार्डरोब से बहुत सारे गद्दे निकाले और उसे उस लड़की को भी दिए, और वह खुद 2 अपने लिए भी लिया और सोफे पर बैठ गया। इस वक्त वह लड़की काफ़ी ज़्यादा ठंड की वजह से काँप रही थी। उसको ऐसे ठंड की वजह से खुद में सिकुड़ते हुए देखकर उसके होश उड़ गए थे। उसके होठ नीले पड़ रहे थे, उसकी गोरी रंगत अब काली पड़ रही थी। वह लड़की ठंड की वजह से बुरी तरह से कँपकँपा रही थी। उसके दांत भी आवाज़ कर रहे थे। उसके हाथों की उंगलियां भी काम नहीं कर रहा था। उसके गाल पूरी तरह से लाल हो चुके थे, जैसे कि थोड़ी ही देर में खून बाहर निकल आएगा। वह थी भी तो बहुत खूबसूरत। वह काफ़ी ज़्यादा ठंड का शिकार हो चुकी थी। उसकी बॉडी पूरी तरह से काम करना भी धीरे धीरे बंद कर रहे थे। यह देख करके लक्ष्य ने तुरंत से अंगीठी जलाई और बोला, आप यहाँ आकर थोड़ा हाथ पैर सिकाई कर लीजिए, शायद आपको अच्छा लगेगा। यह सुनकर वह लड़की दौड़ते हुए अंगीठी के पास आ गई और खुद को गर्म करने की कोशिश करने लगी। लक्ष्य देखा वह लड़की अभी भी काँप रही थी, तो उसने बेड से गद्दे उठाया और उस लड़की के कंधे पर डाल दिया, जो इस वक्त आग के पास बैठी हुई थी। यह देखकर वह लड़की भी थोड़ी सहम सी गई, मगर उसे थोड़ा सुकून मिल रहा था। ठंड से वह भी मरी जा रही थी, अब थोड़ा उसे बेहतर लग रहा था। तभी लक्ष्य बोला, आपका नाम क्या है? वह लड़की एक नज़र लक्ष्य को देखी और बहुत ही धीमे से बोली, आरुषि। लक्ष्य बोला, बहुत अच्छा नाम है। वह कुछ देर में ही आंखें बंद करने लगी। वहीं चेयर पर बैठे बैठे वह सोने की कोशिश में लग गई थी, क्योंकि आग की वजह से उसे थोड़ा ठंड से राहत मिल रही थी। यह देख करके लक्ष्य थोड़ा राहत में आया।
उसे लगा कहीं यह लड़की गिर न जाए, तो उसने उसे गोद में उठाकर बेड पर सुला दिया। आरुषि को बिल्कुल भी होश नहीं था। वह काफ़ी गहरी नींद में सो चुकी थी और लक्ष्य ने उसको और गद्दे डाल दिए ताकि उसे और गर्मी मिल सके। आरुषि अब काफ़ी पहले से बेहतर थी। अब उसका नीला होठ ठीक हो चुका था। फेस की मासूमियत अभी भी बरकरार थी, मगर वह बहुत ही प्यारी लग रही थी। एक छोटी बच्ची की तरह उस बिस्तर पर सोई हुई थी। जिस तरह से आज बर्फबारी ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे, बहुत सी गाड़ियां रास्तों में ही फंसी हुई थी। न आगे जा सकती थी और न ही पीछे लौट सकती थी। न जाने वह लड़की अपने आप को कैसे बचाकर यहाँ तक आई। अब आरुषि काफ़ी गहरी नींद में आराम से सो रही थी और उसे ठंड का एहसास नहीं हो रहा था, बल्कि उसे गर्मी मिल रही थी। उस लड़की को बिल्कुल भी फिक्र नहीं था कि वह कहाँ सो रही है, कहाँ है। एक अनजान मर्द के कमरे में खुद को बेफिक्र होकर सो रही थी। उसे थोड़ा भी डर नहीं था। यह देखकर लक्ष्य हैरान था। इस लड़की को खुद की फिक्र तक नहीं है। आखिर यह इतने आराम से कैसे सो सकती है? अगर मेरी जगह कोई और होता तो इसकी मासूमियत का फ़ायदा उठा लेता। फिर अपने सोचों को झटक दिया और सोचा इस लड़की को इस वक्त हेल्प की ज़रूरत है और यह बस सही रहे। इतना सोच करके और गद्दे को उस पर अच्छे से कवर कर दिया और खुद सोफे पर जाकर के लेट गया। सुबह हो चुकी थी। इस वक्त लक्ष्य अपनी आंखें खोला तो सामने बेड पर उसकी नज़र पड़ी। अपनी आंखें खोला तो सामने बेड पर उसकी नज़र गई। आरुषि अपने पूरे गद्दे को अपने पैरों से मार करके खुद के ऊपर से हटा चुकी थी। यह देख करके लक्ष्य उसके बेड के पास गया और उसके गद्दे को उसके ऊपर कवर करने लगा। तभी उसका हाथ आरुषि के सीने से जा टकराया। यह महसूस कर आरुषि की आंखें खुल गई। आरुषि ने जब लक्ष्य को यूं अपने पास देखी तो वह एक पल के लिए तो हैरान हो गई। वह फौरन से उठकर बैठ गई और दूसरी ओर लक्ष्य बुरी तरह से घबरा गया था। वह तो यही सोचकर आया था कि वह चुपचाप से उसके ऊपर गद्दे को डाल देगा ताकि उसे ठंड न लग जाए और चला जाएगा बिना उसको पता चले। लेकिन अब वह जग चुकी थी। आरुषि ने उलझन भरी आवाज़ में पूछी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? लक्ष्य ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस आपके गद्दे को सही कर रहा था। लक्ष्य ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, नहीं, कुछ नहीं, मैं तो बस आपके गद्दे को सही कर रहा था। आपने सोते हुए नींद में उसको हटा चुकी थी। आपको ठंड न लग जाए इसी वजह से मैं आपको कवर कर रहा था। यह सुनकर के आरुषि कहने लगी, अच्छा, कोई बात नहीं। लक्ष्य अपने सोफे पर जाकर के फिर से लेट गया। अभी सुबह नहीं हुई थी। अभी थोड़े बहुत अंधेरे हो रखे थे। बर्फबारी बहुत ही भयानक हुई थी, जिस वजह से ठंड काफ़ी थी। सुबह के वक्त इस वजह से वह अभी बाहर निकलना नहीं चाहता था। कुछ देर के बाद में थोड़ी रोशनी हुई तो लक्ष्य खड़ा हुआ और अपने कमरे से बाहर चला गया। जब वह कमरे में वापस आया तो उसके हाथ में कुछ बिस्किट थे, साथ में हल्का सा नाश्ता और एक हाथ में चाय के 2 कप। ठंड की वजह से उसके चेहरे पर थकान साफ नज़र आ रही थी। वह बोला, यह लीजिए, आप थोड़ा नाश्ता कर लीजिए और चाय पी लीजिए, आपको थोड़ा बेहतर लगेगा। यह सुनकर आरुषि बोली, जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने पूरी रात मेरा ख्याल रखा। अगर आपकी जगह कोई और होता तो मेरा ऐसे ख्याल बिल्कुल नहीं रखता। आप तो मेरे घर जैसे ख्याल रखें। यह सुनते ही लक्ष्य के होठों पर मुस्कान आ गई और वह आरुषि के हाथों में चाय के कप थमाते हुए बोला, कोई बात नहीं है, आप बैठिए। आरुषि ने कहा, जी, मैं ठीक हूँ, और वह चाय ले ली। मैं अभी फ़ोन यूज की, समझ नहीं आ रहा है कि फ़ोन का नेटवर्क भी पूरी तरह से जैम चल रहा है, जिस वजह से मैं दूसरा होटल भी बुक नहीं कर पा रही हूँ और ना ही उनका कमरा पता चल रहा है। लक्ष्य ने सहजता से बोला, जब तक आपको कमरा नहीं मिल जाता आप इसी कमरे में रह सकती हैं। आरुषि ने तुरंत सिर हिलाते हुए बोली, जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
लेकिन अभी वह आगे कुछ बोलती कि लक्ष्य कहने लगा, कोई बात नहीं है, आपको यहाँ किसी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप चाहे तो हम दोनों मिलकर आधे आधे पे कर सकते हैं, तब तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अगर आपको इतना परेशानी लग रही होगी या फिर शर्मिंदगी, तो फिर इतना तो मैं कह सकता हूँ, बाकी आप यहाँ से इस समय नहीं जाएं, माहौल बहुत ख़राब है। फिर आरुषि ने थोड़ा झिझकते हुए बोली, क्या आप यहाँ अकेले आए हैं? लक्ष्य ने बोला, ऑफिस के काम से यहाँ आया हूँ और यहाँ मेरा काम लगभग पूरा हो चुका है। जैसे ही बर्फ़बारी की वजह से रास्ते खुलेंगे मैं वापस चला जाऊँगा। कुछ पल की खामोशी के बाद आरुषि ने उसकी तरफ देखते हुए एक सवाल और की, आपकी बीवी भी हैं? लक्ष्य ने बोला, जी नहीं, मेरी शादी अभी नहीं हुई है। यह सुनकर आरुषि बोली, अच्छा ठीक है, आपके घर में कौन कौन है? लक्ष्य कहने लगा, मेरे घर में मेरी 2 बहनें और माँ पापा हैं। आरुषि बोली, मेरे घर में मेरी एक माँ है और एक मेरा बड़ा भाई। वह काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे होंगे, पता नहीं वह किस हाल में होंगे। यहाँ जब इतनी बर्फ़ पड़ रही है तो वहाँ भी तो। यह कहकर वह काफ़ी परेशान होने लगी। उसके चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। वह घबराते हुए अभी कुछ कहती कि लक्ष्य बोला, तो आप यहाँ क्या करने आई थी? आरुषि बोली, मैं यहाँ अपने ऑफिस की मीटिंग के लिए आई थी। मुझे नहीं पता था कि यह मीटिंग यहाँ है और आज ऐसी बर्फ़बारी तूफ़ान हो जाएगी, वरना मैं कभी यहाँ मीटिंग नहीं रखती। कुछ देर खामोशी के बाद में आरुषि फिर से बोली, मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरह से फंस जाऊँगी। मैं यहाँ एक बहुत ज़रूरी काम से रुक गई थी, लेकिन मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि हालात ऐसे हो जाएंगे। मेरी गाड़ी पूरी तरह से फंस चुकी है। आज मुझे इम्पॉर्टेंट लेक्चर अटेंड करना है, वह भी लग रहा है कि मैं मिस कर दूँगी। उसकी आंखों में थकान और बेबसी साफ झलक रही थी। वैसे आप वाकई में बहुत अच्छे हैं। लक्ष्य ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया, बस हल्की मुस्कान के साथ में बोला, वाकई में आप भी बहुत अच्छी हैं और इंसान का काम नहीं आएगा तो फिर कौन काम आएगा। भगवान करे यह सब कुछ जल्द से ठीक हो जाए ताकि हम यहाँ से निकल सकें। इस शब्दों के साथ ही आरुषि को कमजोरी महसूस हो रहा था। पिछली रात वह होटल के बाहर काफ़ी देर तक घूम रही थी। बाहर कुछ बेंच लगे हुए थे और सामने एक छोटा सा बगीचा था। लक्ष्य वहीं अपने कमरे से बाहर निकला और उस बगीचे को देखकर बहुत खुश हो गया और उस समय इस बेंच पर पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ था। उस पर वह बैठ गया, थोड़ा सा बैठ कर के बाहर का सुकून ले रहा था। तभी उसकी नज़र बाहर आ रही आरुषि पर पड़ी, जो वह अपने फ़ोन पर बार बार कह रही थी, हेलो, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है? हेलो सर, क्या आप मिस्टर बजाज बोल रहे हैं? मेरी आपसे बात हो रही है। आप ही लेक्चर को हैंडल करने वाले हैं? मेरी आवाज़ आ रही है? वह लगातार फ़ोन के सिग्नल देख रही थी। शायद अब कहीं कहीं हल्के हल्के सिग्नल आने लगे थे। वह तेज़ कदमों से बढ़ती जा रही थी। शायद उसे बात करना ज़रूरी था, इसीलिए वह बाहर आई थी। उसके चेहरे पर चिंता दिखाई दे रही थी। वह बार बार कोशिश कर रही थी और उसी तरफ जा रही थी जिधर सिग्नल मिल रहा था। इस वक्त वह होटल के बाहर कोई और मौजूद नहीं था सिवाय बेंच पर बैठे हुए लक्ष्य के। आरुषि तेज चलते हुए लगभग थोड़ी दूर चली गई थी। वहीं पर पेड़ के ऊपर से बर्फ का कोई भारी ढेर या फिर पता नहीं क्या धड़ाम से वहीं आकर गिरा जहां आरुषि खड़ी थी। नीचे बर्फ का एक बड़ा सा हिस्सा अचानक से टूट गया। देखते ही देखते आरुषि उस गड्ढे के अंदर चली गई। उसके मुंह से चीखने की आवाज़ निकली जिससे कि दिल दहल जाए। यह सुनकर के लक्ष्य उस ओर देखा जैसे उसे बिजली का झटका लग गया हो। वह बदहवास दौड़ते हुए वह जल्दी से आरुषि की तरफ बढ़ा, लेकिन तब तक वह नीचे बर्फीले पानी में जा चुकी थी। ऐसा लगा जैसे वह किसी शीशे के अंदर से हो और पानी के तेज बहाव के साथ बहते भी जा रही थी।
यह सब देख करके लक्ष्य की तो रूह तक कांप गई थी। वह बर्फीला पानी था जिसके अंदर आरुषि अभी अभी गिरी थी। ठंड इतनी खतरनाक थी कि कुछ भी हो सकता था। लक्ष्य बार बार बर्फ के टुकड़ों को तोड़ करके उसकी तरफ हाथ बढ़ाने की कोशिश करता, लेकिन पानी का धार तेज था कि उसे लगातार दूर किया जा रहा था। गुजरते हुए लम्हे उसकी बेचैनी को और बढ़ा रहा था। लक्ष्य पूरी तरह से हताश हो चुका था, लेकिन हार मानना उसके डिक्शनरी में कहीं नहीं था। वह बचपन से ही हर चीज को पूरा करना जानता था। वह तेजी से आगे की ओर बढ़ा और वहाँ जमा बर्फ के एक बड़े टुकड़े को पूरी तरह से ताकत से तोड़ दिया। जैसे ही आरुषि बहते हुए उसके पास पहुंची, उसने पूरी ताकत से उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपने करीब खींच लिया। इस पर उसका शरीर ढीला पड़ गया। वह बेहोश हो चुकी थी। बड़ी मुश्किल से लक्ष्य ने अपने बाहों में आरुषि को उठाया था। उसका बॉडी पूरी तरह से नीला पड़ चुका था और सांस भी बेहद उसकी धीमी हो चुकी थी। यह सब देख करके लक्ष्य का दिल जैसे बैठ गया। वह घबरा करके उसके गाल को छूते हुए उसे उठा रहा था। उठो, क्या हो गया? प्लीज होश में आओ। लेकिन ऊपर से बर्फबारी और तेज हो चुकी थी। लक्ष्य ने तुरंत आरुषि को अपनी बाहों में उठाया और भागते हुए होटल के अंदर कमरे में पहुंच गया। पूरा होटल सुनसान पड़ा हुआ था। ठंड हद से ज़्यादा बढ़ चुका था और वह बर्फबारी अब किसी कंट्रोल में नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कि एक प्राकृतिक का कहर बरस रहा है या फिर प्राकृतिक गुस्से में है। लक्ष्य तेजी से आरुषि को अपने कमरे में लेकर आया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। आरुषि की हालत इस वक्त बहुत ज़्यादा नाजुक था। उसने उसके हाथ अपने हाथों में लेकर ज़ोर ज़ोर से रगड़ना शुरू किया ताकि उसके बॉडी में कुछ गर्माहट मिल सके, लेकिन कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था। किसी मदद के लिए पुकारे, क्या करे, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इस वक्त बाहर निकलना भी नामुमकिन था। वह कहाँ लेकर जाता? आरुषि बेजान सी पड़ गई थी। उसने जल्दी से अंगीठी में लकड़ियाँ जलाने की कोशिश किया, लेकिन बर्फ़ और नमी की वजह से आग पकड़ भी नहीं पा रही थी। बहुत कोशिशों के बाद में आग जली। वह आरुषि को आग के पास लेकर गया। उसने आरुषि पर एक के ऊपर एक गद्दे डाले, मगर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसका उससे कोई भी रिश्ता नहीं था, लेकिन इस वक्त वह उसकी जान बचाना अपनी इंसानियत समझ रहा था। लक्ष्य कभी उसके हाथ रगड़ता तो कभी उसके चेहरे को छूता ताकि वह उठ जाए। उसके लिप्स लगातार नीले काले पड़ते जा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सांसें किसी भी पल रुक जाएगी। लक्ष्य को समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। आखिर उसने आंखें बंद किया और कांपते हाथों से आरुषि के ड्रेस पर ध्यान दिया और वह सोचने लगा, मैं इस लड़की के ड्रेस को कैसे चेंज करूं। फिर वह अपनी शर्म दूसरे साइड रखा और सोचा, इस लड़की को बचाना बेहद ज़रूरी है। और वह उसके सूखे कपड़े निकाले और गद्दे के अंदर ही उसके ड्रेस बदल दिए। उसके ठंडे बॉडी को छूते ही उसका दिल अजीब सा हो उठा। वह खुद भी पसीने से भीग चुका था। उसे भी बहुत अजीब लग रहा था, मगर इस वक्त आरुषि को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उसके लिए। आरुषि इस वक्त बेहोश थी और बर्फ की तरह ठंडी थी। उसने जल्दी से सामान रखा, बिजली की केतली में पानी गर्म किया और चम्मच से थोड़ा थोड़ा पानी उसके लिप्स से लगाने लगा। शायद इससे उसकी हालत को सुधार हो जाए, लेकिन जब कुछ भी काम नहीं आया तो उसने एक पल भी बिना देरी किए ही लक्ष्य ने अपने शर्ट साइड में किया और आरुषि के गद्दे में चला गया। उसने उसे अपने घेरे में कस के ले लिया और अपने बॉडी की गर्मी उसे देने लगा। वह लगातार 10 मिनट बाद उसे लगने लगा कि उसकी सांसें पहले से बेहतर चल रही है और उसकी बॉडी धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। हालांकि वह अभी भी बेहोश थी, लेकिन उसकी हालत पहले से थोड़ी ठीक लग रही थी। उसे देख करके लक्ष्य के अंदर एक अजीब सी हलचल होने लगी। उसके नज़दीकी में रहते हुए उसे खुद ही पता नहीं चला कि कब उसे बचाने की कोशिश करते करते वह अपनी सीमाओं को पार कर गया।
ना दिल उसे छोड़ने को तैयार था और ना ही दिमाग उस वक्त उस पर उसे रोक पाया। वह इस अनजान लड़की के तरफ खिंचा गया, जैसे किसी पल का जादू उसे वश में कर लिया हो। आरुषि अभी भी बेहोश थी, लेकिन उसकी सांसें अब नॉर्मल हो चुकी थी। वह हल्का सा हिल भी रही थी, हालांकि होश अभी भी दूर था। उसकी धड़कनें लक्ष्य के सीने के पास महसूस हो रही थी, जैसे उसकी जिंदगी की गवाही दे रही हो। लेकिन जैसे ही लक्ष्य की नज़र उसके चेहरे पर पड़ी, एक झटके में ही होश में आया और आरुषि से दूर हुआ और उसे एहसास हुआ, यह मैंने क्या कर दिया। वह तुरंत ही सोफे पर जाकर के बैठ गया और काफ़ी गहरी सोच में चला गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने इस लड़की के साथ में क्या कर दिया? मैं तो इसकी जान बचाने के लिए ऐसा किया था। मुझे नहीं ऐसा करना चाहिए था। काश कि मैं उस वक्त खुद को रोक पाता। काश कि मैं बहकता नहीं, खुद को कंट्रोल कर लेना चाहिए था। तो आज मैं ऐसा बिल्कुल नहीं। किस मुंह से मैं उसका सामना करूँगा? मैं क्या उसको जवाब दूंगा? वह मेरे बारे में क्या सोचेगी? वह अपने ही सोचों में पूरी तरह से गुम था। वह खुद में शर्मिंदा था। उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था कि उसने आज क्या कर दिया। उसकी भी 2 बहनें हैं। उसने कभी भी ऐसा किसी भी लड़की के बारे में आज तक नहीं सोचा था, लेकिन आज आरुषि की जान बचाते बचाते उसने सारी हदें पार कर दी। वह भी तो जानबूझकर यह सब कुछ नहीं किया, बस उससे गलतियां हो गई थी। यह सोच कर के अपने अंदर रखते हुए वह काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ही शर्मिंदा महसूस कर रहा था। वहीं आरुषि थोड़ी थोड़ी होश में आने लगी थी। जब वह उठकर बैठी और सामने लक्ष्य को देखी तो कहने लगी, मैं यहाँ कैसे आई? और मैं इतना कहते हुए वह अपने आप को एक नज़र देखी। लक्ष्य तुरंत उठ कर के पास आया और कहने लगा, अब आप कैसी हैं? ठीक तो है ना? आरुषि कहने लगी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जितना भी धन्यवाद करूं उतना कम है। आपने मेरी जान बचाई, रहने के लिए मुझे जगह दिए। आप सच में बहुत भले इंसान हैं। तभी उसकी नज़र खुद पर पड़ी और वह खुद को देखकर हकलाते हुए कहने लगी, यह मेरी ड्रेस। तभी लक्ष्य कहने लगा, मैंने ही आपकी ड्रेस चेंज की, और वह भी लाइट ऑफ करके। मेरे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। यह करना ज़रूरी था, वरना आपकी जान को खतरा हो सकता था। आप ठंड में पूरी तरह से बेहोश हो चुकी थी। आपको होश नहीं था। आप थोड़ी देर में उस भीगे हुए कपड़े में रहती तो आपकी ठंड और बढ़ जाती और कुछ भी हो सकता था। मैं आपको बचाने के लिए आगे वह कुछ भी बोल पाता। वह सब कुछ बता देना चाहता था, लेकिन खुद को रोक लिया। पता नहीं यह सोचकर क्या रिएक्ट करेगी यह लड़की। वह भी फिर से बताने के लिए मुंह खोलने ही वाला था कि आरुषि बोली, ठीक है, आपने बहुत मदद की मेरी। शायद मौसम साफ हो चुका है, मुझे जाना होगा, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। ऑफिस में बहुत सारे काम हैं। माँ भी बहुत परेशान हो रही होंगी। इतना कहकर वह अपना सामान सही करने लगी और देखते ही देखते कुछ देर में ही कमरे से निकलने लगी। यह देखकर लक्ष्य उसके पीछे गया और कहने लगा, क्या आप एक बार फिर से? अभी वह कुछ बोलता कि तभी आरुषि फिर से बोली, क्या बात है, कुछ कहना चाहते हैं आप? मुझसे क्या कोई गलती हो गई है? आप अपना कमरा चेक कर सकते हैं। मैं आपकी कोई भी चीज़ नहीं ली। यह सुनकर के लक्ष्य बोला, ऐसी कोई बात नहीं है। आप उस टाइप की लड़की बिल्कुल नहीं हैं। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? आप एक बार अपने सामान चेक कर लीजिए, कहीं मेरे कमरे में आपका सामान छूट तो नहीं गया। वह बातें बदलते हुए बोला था। तभी आरुषि के फ़ोन पर एक कॉल आई। वह झट से कॉल रिसीव की और कहने लगी, जय, तुम कहाँ हो? मैं बहुत बुरी तरह से फंस गई हूँ। तुमने मुझे ढूंढने की कोशिश भी नहीं की। तुम किस हक से अपने आप को मेरे बॉयफ्रेंड बोलते हो और तुम मेरे होने वाले पति हो? ऐसे कैसे? यह सुनकर के तो लक्ष्य के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि इस लड़की का बॉयफ्रेंड भी है और इसकी शादी भी होने वाली है। अब तो मैं किस मुंह से यह सारी बातें कहूँ? मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी।
वह काफ़ी हद से सोच में डूब चुका था। तभी आरुषि कहने लगी, ठीक है लक्ष्य जी, मुझे अब चलना चाहिए। आपकी मैं यह एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी और आपका फिर से धन्यवाद करती हूँ। लक्ष्य यह सुनकर के बोला, नहीं नहीं कोई बात नहीं है, यह तो मेरा फ़र्ज़ था। इतना कहकर आरुषि अपना सामान लेकर के आगे बढ़ गई और देखते ही देखते लक्ष्य की आंखों से ओझल हो चुकी थी। लक्ष्य अपने कमरे में आकर ढेर हो चुका था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि इन सब चीज़ों का वह अब सामना कैसे करेगा। उसका दिल इन सब चीज़ों की गवाही बिल्कुल नहीं दे रहा था। वह हर लड़कियों की इज्जत करना अच्छे से जानता था, लेकिन आज कैसे गलती कर सकता है। वह तो उसकी जान बचाई, लेकिन खुद को ही ब्लेम कर रहा है, मगर उससे गलती तो हुई है। यह सोच करके वह काफ़ी ज़्यादा अंदर ही अंदर घुट रहा था। वह किसी तरह से स्विट्ज़रलैंड से इंडिया आ गया था, मगर अभी भी वह आरुषि को भूल नहीं पाया। इंडिया आए हुए तकरीबन 10 दिन हो चुके थे, मगर अभी भी वह आरुषि को अपने जहन से बाहर नहीं निकाला था। उसे हमेशा याद आती थी कैसे उसके साथ उसने ऐसा नहीं करना चाहिए था। वह पता नहीं किस हाल में होगी। लड़की यह सोचते हुए वह अपना मन बना लिया कि वह फिर से स्विट्ज़रलैंड जाएगा और उस लड़की को वहाँ ढूंढेगा और सारी सच्चाई उसे बताएगा। यह सोचते हुए वह अगले दिन ही स्विट्ज़रलैंड चला गया और उसी होटल में रुका जिस होटल में पहली बार रुका था, और वह उस लड़की को ढूंढने लगा। होटल में काफ़ी पता लगाने के बाद आरुषि मेहरा नाम की एक लड़की के बारे में उसे पता लगा। नाम तो वह सिर्फ आरुषि बताई थी, मेहरा वह शायद एड्रेस में अपना फुल नेम लिखवाई थी, जिस वजह से उसे थोड़ी अलग लग रही थी। वह वही एड्रेस लिया और स्विट्ज़रलैंड के एक अच्छा सा शहर था वहाँ गया। जब वह वहाँ गया तो वहाँ के कुछ लोगों ने उसे देखकर कहने लगे, लगता है तुम यहाँ नए आए हो। उस लड़की के बारे में क्या तुम्हें नहीं पता? उस लड़की की शादी तो होने वाली थी, वह शादी तो खुद से ही करने वाली थी, मगर आगे क्या हुआ हमें कुछ भी नहीं पता। वो लोग यहाँ से चले गए हैं। लक्ष्य बोला, आखिर वो लोग कहाँ चले गए? तो उसके पड़ोसी कहने लगे, यह घर बेच कर के यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, शायद वो लोग इंडिया चले गए हैं। यह सुनकर तो लक्ष्य हैरान हो गया। वह इंडिया के थे क्या? अगर नहीं थे तो वह लोग इंडिया कैसे जा सकते हैं? और अगर इंडिया के थे तो यहाँ वह काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में था। उसे इस वक्त बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसे सारे इन्फॉर्मेशन सही लगा तो वह इंडिया के लिए निकल गया। अब वह इतना बड़ा इंडिया में उसे कहाँ ढूंढता अकेले, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। लक्ष्य खुद ही मुंबई में रहता था। वह सीधे अपने घर गया और अपने दोस्तों के साथ घर का लोकेशन पर एड्रेस सब कुछ पता लगाने की कोशिश करने लगा। तभी उसे पता चला कि और इस मुंबई के ही एक जगह पर रहती है। जब यह जाना, लक्ष्य तो फ़ौरन से आरुषि के घर की तरफ निकल पड़ा। जब वह आरुषि के घर पहुंचा तो उसके घर में पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। वह सोच में पड़ गया, आखिर हुआ क्या है। वह जब घर के अंदर एंटर किया तो उसकी माँ बैठी बस आंसू बहाए जा रही थी। लक्ष्य को देख करके कहने लगी, तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? यह सुनकर के लक्ष्य तो एकदम से हड़बड़ा सा गया और बोला, जी। अभी वह इतना बोला ही था कि आरुषि अंदर से बाहर आई। जब वह लक्ष्य को देखी तो हैरान रह गई और कहने लगी, आप यहाँ क्या करने आए हैं? और उसकी माँ कहने लगी, क्या तुम इस इंसान को जानती हो? आरुषि कहने लगी, हाँ माँ, मैं उस रात स्विट्ज़रलैंड में बर्फ़बारी में फंसी हुई थी। इसी इंसान ने मुझे बचाया था, लेकिन यहाँ किस वजह से आप आए हैं, क्या आप मुझे बताएंगे? आरुषि जिस हालत में थी उस हालत में देख करके लक्ष्य को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या यह सच में अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर चुकी है या फिर नहीं। वह कहने लगा, बस मैं ऐसे ही यहाँ तक नहीं आया, बस कुछ मेरे मन में सवाल है, इसी वजह से मैं आपको ढूंढते हुए यहाँ तक आया हूँ। आरुषि भी हैरान थी और उसकी माँ भी कहने लगी, ऐसा क्या सवाल है आपके अंदर जो आप स्विट्ज़रलैंड से सीधे इंडिया आ गए?
लक्ष्य बोला, मैं तो इंडिया का ही हूँ, मैं तो अपने काम के सिलसिले में स्विट्ज़रलैंड गया था। वैसे आप वहाँ की पूरे घर को सेल करके यहाँ क्यों आ गए और इंडिया में शिफ्ट हो गए? आरुषि कही, आपको उससे क्या मतलब, आप अपने काम से काम रखिए और आप क्या बात करना चाहते हैं वह बात करिए और जाइए यहाँ से। लक्ष्य हैरान हो गया और कहने लगा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन अपनी बातें मुझे बताइए। आपकी तो शादी होने वाली थी, फिर आपने शादी कर ली क्या? आरुषि की आंखों में आंसू आ गया। वह कहने लगी, आपको उससे क्या लेना देना, मेरी शादी हुई है या नहीं? आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए मैं एहसानमंद हूँ, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आप मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करें। आरुषि की माँ कहने लगी, एक मिनट आरुषि, पहले सुन तो लो, क्या बात है, आप अपनी बात पूरा करिए, क्या कहना है आपको? लक्ष्य कहने लगा, जी आरुषि, मैं एक सच्चाई छुपाया हूँ और मैं उस सच्चाई को तुम्हें उसी वक्त बताना चाहता था, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि किस मुंह से बताऊँ। लक्ष्य अपने आप को ही अंदर से बहुत ज़्यादा ही असहाय महसूस कर रहा था। वह टूट चुका था, वह अंदर ही अंदर घुट रहा था। इतने दिनों से जब वह आरुषि को और उसके माँ को सारी सच्चाई बताया तो आरुषि ने खींच करके लक्ष्य के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दी और कहने लगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे साथ इतना, कहते हुए वह फूट फूट करके रोने लगी। लक्ष्य दौड़ करके उसके पास गया और कहने लगा, प्लीज़ आरुषि, मुझे माफ़ कर दो, तुम अगर चाहोगी तो मैं तुमसे शादी करने के लिए भी तैयार हूँ। इसी वजह से तो मैं हर घड़ी तुम्हारा ख्याल मेरे जहन में आता रहा। मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मैं अपने दिल में कभी भी तुम्हारे लिए यह फीलिंग्स गलत नहीं रखा था। मैं सच में इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। मुझे पता है कि यह गुनाह मेरी माफ़ी के लायक भी नहीं है, लेकिन मैं अब प्रायश्चित करना चाहता हूँ। क्या एक मौका मुझे मिल सकता है? तुम मुझसे शादी कर लो। वहीं आरुषि की माँ कहने लगी, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मेरी बेटी के साथ उसके होने वाला पति यानी उसका बॉयफ्रेंड, जो उसके बचपन से लेकर आज तक था, जब उसे पता चला कि आरुषि प्रेग्नेंट है तो वह इसे छोड़ करके चला गया। इसके लिए रुका तक नहीं, जानना भी जरूरी नहीं समझा कि आखिर यह सब कैसे। मेरी बेटी रो रो करके पूरी तरह से टूट चुकी है। अब उसमें हिम्मत नहीं बची है कि वह तुम्हारे किए की सफाई दे और तुम यहाँ से चले जाओ। यह सुनकर के लक्ष्य आरुषि के माँ के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, प्लीज़ आंटी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आरुषि के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। भले ही आप मुझे कुछ भी कह लीजिए, गुस्सा कर लीजिए, मार लीजिए, मुझे जो सज़ा देनी है दे लीजिए, लेकिन प्लीज़ मुझे आरुषि के साथ शादी करनी है, क्योंकि मैं आरुषि को भुला नहीं पा रहा हूँ। मैं उसे प्यार करने लगा हूँ, मैं उसे अपना बनाना चाहता हूँ, उसे इस तरह से घुट घुट कर जीने नहीं देना चाहता। मैं इस रिश्ते को नाम देना चाहता हूँ। मैं अपने बच्चे को बचाना और इस दुनिया में लाना चाहता हूँ। इतना सुनते ही आरुषि गुस्से में चिल्ला उठी और कहने लगी, कौन से बच्चे की बात कर रहे हो? वह बच्चा तो कब का मर चुका है। जब यह बातें सामने आई तो जय ने मुझे धक्का दे दिया और मैं दीवार से जा टकराई और मेरी तबीयत खराब हो गई और सब कुछ ख़त्म हो चुका, और अच्छा भी हुआ। मैं उस पाप को कहाँ ढोती। लक्ष्य आरुषि को देखा और बोला, कोई बात नहीं आरुषि, मैं फिर भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। मैं तुम्हें हर हाल में सपोर्ट करना चाहता हूँ, तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, तुम्हारा हमदर्द बनना चाहता हूँ। आरुषि की माँ कहने लगी, आरुषि बेटा, शायद यह सही कह रहा है तो मान जाओ और इसके साथ शादी करने के लिए हाँ कर दो। आरुषि, अगर ऐसा नहीं होगा तो लोग हमें जीने नहीं देंगे, और वैसे भी तुम किसी और को जानती तक नहीं हो। जय तो चला गया और इस इंसान को तुम जानती हो, और यह मुझे सही लग रहा है। अगर इससे भागना होता तो बहुत पहले भाग चुका होता। यहाँ लोग तो गलती भी करते हैं और अपनी गलती मानने से सीधे इनकार भी कर देते हैं, लेकिन यह तो सामने से आकर के अपनी गलतियाँ मान रहा है और तुम्हें बताने के लिए कहाँ कहाँ तुम्हें ढूंढा भी, तुम्हारे पीछे भी भागा। यह दोबारा तुमसे मिलने नहीं आता। इस तरह से रोते गिड़गिड़ाते नहीं,
तुम्हारे सामने यह खुद अपनी गलती मान रहा है बेटा। ऐसा इंसान तुम्हें नहीं मिलेगा। देखो, तुम्हारा जय तो चला गया, वह तुम्हारा था ही नहीं। एक गलती भी जो कि तुमने की ही भी नहीं, उस गलती की सज़ा मिली है तुम्हें, और उसने दिया। वह समझना भी नहीं चाहता था तुमको, किस तरह से सबके सामने जलील किया तुम्हें। और इन्हीं सब की वजह से तुम्हारा भाई भी हमें छोड़ कर के विदेश चला गया है। मेरी बात मानो आरुषि, लक्ष्य सही इंसान है। आरुषि यह सुनकर के अपने माँ के गले लग गई और कहने लगी, माँ माँ। वह इतना ही बोल पाई। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में आरुषि और लक्ष्य की शादी हो गई। लेकिन आरुषि कभी भी लक्ष्य को अपनाने के लिए रेडी नहीं थी और ना ही उसे सीधे मुँह बात करती थी। वह हमेशा उससे दूर दूर रहा करती थी। लक्ष्य का एक बड़ा सा अपार्टमेंट था और वह अपार्टमेंट अपने खुद के लिए ले रखा था। उसकी दोनों बहनों की शादी हो चुकी थी। उसके माँ पापा अपनी एक बेटी के साथ रहते थे, क्योंकि उसका पति काम के सिलसिले में हमेशा दूसरे शहर जाया करता था और उसके छोटे छोटे बच्चे थे। उन सारे बच्चे को देखना होता था, इसीलिए लक्ष्य के माँ पापा वहाँ कुछ दिनों के लिए रहने चले गए थे। लक्ष्य और आरुषि ही उस अपार्टमेंट में रहते थे। लक्ष्य हमेशा आरुषि को अपने पास बैठाना चाहता था, उसे बातें करना चाहता था, जो भी मनमुटाव थे वह दूर करना चाहता था, जो भी गलतफहमियां थी उसे खुल कर के बात करके उसे दूर करना चाहता था। लेकिन आरुषि इन सब चीज़ों के लिए तैयार ही नहीं थी। वह तो हमेशा उससे दूर दूर रहा करती थी। जब भी लक्ष्य उसके पास आता तो कहती कि तुम मुझसे दूर ही रहो, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तभी अचानक से आरुषि की एक बार बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। यह देख करके लक्ष्य तो बड़ा परेशान सा हो गया। वह उसे हॉस्पिटल लेकर के गया और जब उसे पता चला कि उसे डेंगू हो गए हैं, उसका बहुत ख्याल रखना होगा, तब से लेकर लक्ष्य ने आरुषि का इतना ख्याल रखा कि उसके पैर जमीन पर पड़ने तक नहीं देता था। सारा कुछ वही करता था। सुबह से सारा काम, ब्रेकफास्ट, लंच, सारा खाना से लेकर के ऑफिस जाना सब वो अकेले ही करता और ऑफिस से आने के बाद डिनर बनाना, उसको टाइम से दवा देता, उसे उसके कपड़े धोता, उसके बाल बनाता, हर चीज़ वो आरुषि का ख्याल रखता। आरुषि भी अब धीरे धीरे पिघलने लगी थी। आरुषि की तबीयत भी अब पहले से ज़्यादा बेहतर हो चुका था। इस तरह से लक्ष्य को देखकर वह भी सोचने लगी, लक्ष्य इतना बुरा भी नहीं है, सच में यह अच्छा इंसान है, जय से तो बेहतर है, क्योंकि कोई इंसान अपनी गलती मानता तक नहीं और इसने तो गलती मानी भी और अपनी गलती सुधार भी रहा है। मुझसे माफ़ी मांगने यहाँ तक आया भी और कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मुझे। अगर भागना होता तो यह कब का भाग चुका होता। यह तो कभी आता ही नहीं मेरे पास, ना मैं उसे जानती थी और ना ही यह मुझे जानता था। तभी शाम लक्ष्य आया तो आरुषि खुद ही उसके पास बैठी और उसके लिए पानी लेकर आई। यह देख कर के लक्ष्य हैरान हो गया और कहने लगा, आज क्या बात हो गया, आज कहीं सूरज पश्चिम से तो नहीं निकला? आरुषि मुस्कुराते हुए बोली, जी नहीं, सूरज तो अपने जगह से ही निकला है, लेकिन मुझे अकल आ गया है, मुझे तुम जैसे इंसान नहीं मिल सकता। मुझे अपनी गलती का एहसास है, लेकिन जो कुछ भी हुआ है मैं उसे भुला तो नहीं सकती, लेकिन हाँ, उसको भूलने की कोशिश ज़रूर करूँगी और अपने लाइफ में आगे बढ़ने की भी कोशिश ज़रूर करूँगी। जो नफ़रत, जो करवाहट मेरे दिल में तुम्हारे लिए थी और वो ख़त्म हो चुकी है। तुम अच्छे इंसान हो। इतना सुनते ही लक्ष्य आरुषि का हाथ पकड़ के अपने पास बैठाया और कहने लगा, बस आरुषि, मुझे यही सुनना था, मैं यही सुनने के लिए कब से बेताब था। अब मुझे पूरी तरह से चैन आ गया है कि तुम मुझे माफ़ कर दी हो और मैं बहुत खुश हूँ आज तुम्हारे मुँह से ऐसी बातें सुनकर। तो चले आज डिनर बाहर करते हैं। आरुषि भी हाँ बोली और तैयार हो गई। दोनों साथ में डिनर करने चले गए। आज आरुषि खुद ही लक्ष्य के पास उसके बेड पर सोई, क्योंकि पहले तो वह उससे अपने कमरे में आने तक नहीं देती थी, अकेले रहा करती थी। लक्ष्य उसे वक्त दिया और वक्त के साथ हर चीज़ सही भी हो गया। आज आरुषि और लक्ष्य बेहद खुश हैं और एक साथ हैं और एक ही कमरे में हैं। कुछ ही दिन में लक्ष्य के माँ पापा भी आ गए और वह भी अब अपने बेटे और बहू के साथ रहने लगे
आरुषि सबका ख्याल रखती थी, खास करके लक्ष्य का, क्योंकि लक्ष्य सच में बहुत अच्छा इंसान था और वह उसे प्यार करने लगी थी। वह सब लक्ष्य से तो अनजाने में ही गलतियां हो गई थी और वह भी आरुषि की जान बचाने की वजह से। अब उसकी लाइफ पूरी तरह से खुशहाल हो चुकी थी। लक्ष्य उसे हर वीकेंड पर बाहर घुमाने ले जाया करता था और कभी-कभी तो वर्ल्ड टूर भी करा देता था, जिस वजह से आरुषि सच में बहुत खुश हो जाती। अब खुद को वह बेहतर मानती थी। आरुषि भी लक्ष्य को दिल से अपना चुकी थी और उसे बेहद प्यार करने लगी थी। तो यह था आरुषि और लक्ष्य की प्यार भरी यह स्टोरी। आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। उम्मीद करती हूँ कि यह स्टोरी आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, शेयर करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।